चलिए अपने स्टार्ट करें कंपनी लॉ। हाँ, चैप्टर नंबर 1 चल रहा था। कैरेक्टरिस्टिक्स हमने लास्ट डिस्कस किए थे। अब इस चैप्टर में कुछ केसेस बचे हैं और एक लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील वाला जो टॉपिक है वो हमें कवर करना है। पहले लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील समझा देता हूँ, फिर बाकी केसेस भी देख लेते हैं। पेज नंबर 15 है, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील और पियर्सिंग द कॉर्पोरेट व्हील, डॉक्ट्राइन के नाम से या रूल के नाम से दे रखा है। देखते हैं। देखो कॉर्पोरेट व्हील का मतलब क्या है। व्हील का मतलब एक पर्दा, कर्टन बोल सकते हो अपने, ठीक है। कंपनी के नाम का जो फॉर्मेट है, जहाँ पे हम देखते हैं कि लायबिलिटी एक तो लिमिटेड है और कंपनी अलग पर्सन है, सेपरेट लीगल एंटिटी है, ओनर्स अलग है, तो इस चीज़ का ना गलत फायदा भी उठा सकते हैं लोग। अब बहुत सिंपल काम हो गया। फिर मैं क्या करूँगा, एक कंपनी फ्रेम करूँगा, सब इन्वेस्टर से थोड़ा थोड़ा पैसा ले लूंगा। अच्छा, आप एज अ कस्टमर अगर मेरे साथ कोई डील कर रहे हो तो मैं सारी डील कंपनी के नाम से करूंगा। फिर मैं इंटेंशनली आपके साथ फ्रॉड कर दूंगा, आपके पैसे ले लिए और काम नहीं किया, सिंपल हो गया। अब आप जब केस फाइल करने जाओगे तो मेरा एक ही जवाब होगा, भाई केस करना है कंपनी पे करो। मैं और कंपनी अलग अलग है, आपने कंपनी के साथ अग्रीमेंट किया, कंपनी को पैसे दिए, कंपनी पे केस फाइल करो। आप कंपनी पे केस फाइल करते हो, केस चलता रहेगा सालों साल, ठीक है, और मैं पैसे यूज करता रहूंगा। तो ये सिचुएशन में तो लोग कंपनी का यूज फ्रॉड करने के लिए ज्यादा करेंगे। और अगर ये चलता रहा तो मार्केट में एक सिचुएशन ये आ जाएगी कि लोग कंपनी के नाम से दूर भागेंगे। मतलब मैं कोई भी ऑफर लेके आऊंगा, कोई प्रोडक्ट बेचने आऊंगा, बोलूंगा मेरी कंपनी है, तो आप बोलोगे सर जाओ यहाँ से, हमें अग्रीमेंट करना ही नहीं है, ये तो फ्रॉड करने वाला काम हो गया, सब लोग यही करते हैं। तो इस चीज को ना रोकना बहुत जरूरी था। तो लीगल सिस्टम कुछ ऐसा बनाना जरूरी था ताकि कंपनी के फॉर्मेट पे लोगों को जो ट्रस्ट होना चाहिए वो रहे और वो चला नहीं जाए। तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए डॉक्ट्राइन बना के इसको बोल रहे हैं लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील। सिंपल पॉइंट ये है कि फ्रॉड करने का काम कंपनी नहीं कर सकती है। कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, लीगल एंटिटी है, वो फ्रॉड नहीं कर सकती। उसके नाम से बिजनेस हो सकता है, बट अगर उसके नाम से फ्रॉड हो रहा है तो फ्रॉड करने के लिए तो किसी इंसान का दिमाग है जो कंपनी के पीछे से चल रहा है और जिससे लोगों के साथ चीटिंग की जा रही है। तो अगर फ्रॉड वाली सिचुएशन आती है तो कोर्ट ये कंपनी के नाम का पर्दा हटा के ये देखेगा पीछे कौन है, इसमें माइंड किसका चल रहा है और इंटेंशनली लोगों के साथ फ्रॉड कौन कर रहा है। वो इंडिविजुअल पर्सन को हम टारगेट करेंगे और उसके खिलाफ लीगल एक्शन होगा। इस चीज को हम यहाँ पे बोल रहे हैं लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील। तो अगर आपने कंपनी बना के लोगों के साथ फ्रॉड किया और उस वजह से उनका नुकसान हुआ और उन्होंने केस फाइल किया, तो सिर्फ कंपनी पे केस नहीं चलेगा, आप पे भी केस चलेगा। अब आप कौन हो सकते हो, आप कंपनी के डायरेक्टर हो सकते हो, आप कंपनी के फाउंडर या प्रमोटर हो सकते हो, इनमें से कोई भी लोग जो इसमें पर्सनली इन्वॉल्व है, आप पे पर्सनल लायबिलिटी आएगी और ये लायबिलिटी अनलिमिटेड होगी। इसमें क्रिमिनल एक्शन हो सकता है, आपको जेल हो सकती है और जितना नुकसान आपने लोगों का किया है वो आपकी पर्सनल एसेट बेच के वसूल किया जा सकता है। तो ये बहुत सीरियस मैटर हो सकता है, ये पहले यहाँ पे क्लैरिफाई कर दिया। अब इसके लिए लॉ में प्रोविजनिंग क्या है, तो एक तो अपना कंपनीज एक्ट है। कंपनीज एक्ट में इसकी जो प्रोविजनिंग है बहुत कम सेक्शंस में की गई है, सिर्फ 2 या 3 सेक्शंस हैं पूरे एक्ट में जहाँ पे आपको इसका रेफरेंस मिलेगा, बाकी जगह पे रेफरेंसेस नहीं है। तो जहाँ पे रेफरेंसेस नहीं है और मिसिंग पार्ट है उसको फुलफिल कौन कर रहा है, अपना जुडिशियल सिस्टम। कोर्ट ने बहुत सारे केसेस में अपने एंड से इस डॉक्ट्राइन का यूज करके डिसीजंस दिए और वो जजमेंट्स को हम आज भी लैंडमार्क जजमेंट या रेफरेंस केसेस की तरह यूज करते हैं। तो ये 2 पॉइंट्स हमें यहाँ पे समझने कि स्टैट्यूटरी रूल में क्या बोला है और जुडिशियली जो कोर्ट ने इंटरप्रिटेशन किया, जो जजमेंट्स दिए, उसमें क्या क्या अभी तक सामने आया। क्लियर ये पॉइंट। तो दोनों इस टॉपिक को अपने 2 कैटेगरी में बांट रहे हैं। फर्स्ट कैटेगरी आप देख लो, स्टैट्यूटरी रिकग्निशन ऑफ लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील। अब स्टैट्यूटरी रिकग्निशन में जो सेक्शंस दे रखे हैं उसमें एक सेक्शन 7 का रेफरेंस आपको मिलेगा, एक 251 बोला है, एक 339 बोला है, ये 3 सेक्शंस हैं। सेक्शन 7 जो है इसमें इट इज रिलेटेड टू इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी, मतलब कंपनी रजिस्टर करवाने का प्रोसेस। सिंपल, कंपनी रजिस्टर करवाते टाइम जो भी डॉक्यूमेंटेशन होता है, जो डिटेल्स होती है, अगर आपने उसमें कुछ गलत डिटेल्स दी, फेक डेटा दे के कंपनी बनवाई और ये बात बाद में पता चली, तो आपके ऊपर पर्सनल एक्शन होगा। ऐसी मार्केट में बहुत बार कंपनीज होती है, इसको अपने शेल कंपनीज या बोगस कंपनीज बोलते हैं। ऑन पेपर बना रखी होती है, काम कुछ दिखा रखा होता है, हो कुछ और रहा होता है, तो वहाँ पे प्रोविजन जो है वो बीच में आते हैं। वैसे बहुत साल पहले एक मैटर आया था जब हम लोग ये सब पढ़ रहे थे, तब का एग्जाम्पल था, मुझे केस ध्यान में है। कुछ स्टॉक मार्केट में कंपनी थी जिसका शेयर ट्रेड हो रहा था, लिस्टेड कंपनी थी और शेयर का प्राइस 1200-1500 रुपए की रेंज में तब चल रहा था। 8-10 साल पहले का केस बता रहा हूँ। अब बाद में कुछ हुआ, सेबी ने कुछ इंक्वायरी की, पता चला एमसीए का कुछ मैटर हो गया। तो जो कंपनी कोई फार्मास्यूटिकल कंपनी के नाम से चल रही थी, उत्तराखंड का कहीं का एड्रेस था, क्योंकि वहाँ बहुत सारे मेडिसिनल कंपनीज हैं। तो जब वहाँ पे ऑन ग्राउंड इंक्वायरी के लिए गए तो पता चला कि जो ऑफिस एड्रेस दे रखा है ना, रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस, वहाँ पे एक तबेला था। ये मैटर, हाँ। और डायरेक्टर में ना वो जो केयर टेकर होता है ना, वहाँ पे उसका नाम दे रखा था।
ठीक है, तो केयर टेकर को डायरेक्टर बना रखा है, तबेले की कंपनी बना रखी है, स्टॉक मार्केट में कंपनी का शेयर 1200 रुपये में बिक रहा है और कंपनी में है ही नहीं, बिजनेस कुछ है ही नहीं। सोचो, तो जब पता चला है, मार्केट में न्यूज आई, तब वो शेयर 1200 रुपये से 2 रुपये पे आ गया, खत्म हो गया वैल्यू पूरी। तो ऐसी बोगस कंपनीज भी चलती थी। और सोचो, लोग शेयर खरीद रहे, बेच रहे, किसी को पता ही नहीं है कंपनी एक्चुअल में एग्जिस्ट करती भी है कि नहीं करती है, फिर भी ट्रेडिंग हो रहा है। तो ऐसे केसेस नहीं होने चाहिए, उसके लिए डॉक्ट्राइन यहाँ पे इन्होंने इनकॉर्पोरेट किया। नेक्स्ट 251, it deals with the liability for making fraudulent application for removal of name of company from the register of companies and section 339 deals with the liability for fraudulent conduct of business during the course of winding up। कंपनी का नाम अगर आपको डी रजिस्टर करवाना है या वाइंडिंग अप करना है तो उसका भी प्रोसीजर है। अगर वो प्रोसीजर फॉलो करते टाइम आप कुछ फ्रॉड करने की कोशिश करो कि भाई चलो कुछ पैसे की हेरा फेरी कर ली, असेट बेचे प्रॉपरली, हमने लायबिलिटीज पे ऑफ नहीं की, जिसको पैसा मिलना चाहिए उसको नहीं मिला, किसी और को मिल गया, अगर ऐसा आपने कुछ भी किया तो वो सारे केसेस में भी लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील होगा और पर्सनल लायबिलिटी जो है प्रमोटर डायरेक्टर्स की आने वाली है। तो ये 3 एग्जांपल्स हैं, सेक्शन 7, 251, 339। इसके अलावा किसी और सेक्शन में डायरेक्टली इस पर बात नहीं की है। तो बाकी मैटर्स फिर कहाँ से मिलेंगे हमें? कोर्ट के केसेस से जो पास्ट में हो चुके हैं। तो नेक्स्ट पार्ट वही स्टार्ट हो रहा है, जुडिशियल इंटरप्रिटेशन। जुडिशियल इंटरप्रिटेशन मतलब जजेस ने, कोर्ट ने जो केसेस में फैसला सुनाया उसके बेस पे यहाँ पे हम बात करने वाले हैं। पहला सिचुएशन या पहला केस देख लो, वेयर द कॉर्पोरेट व्हील हैज बीन यूज्ड फॉर कमीशन ऑफ फ्रॉड और इम्प्रॉपर कंडक्ट। कंपनी बनाई ही इसीलिए ताकि फ्रॉड कर सके, बिजनेस करने का तो कोई ऑब्जेक्टिव था ही नहीं। अगर ऐसी सिचुएशन होगी तो लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील होगा। अब जो आपको बॉक्स में केस दे रखा है, जोन्स वर्सेस लिपमैन वाला 1962 का केस है। शॉर्ट में आपको स्टोरी बता देता हूँ कि एग्जैक्टली यहाँ पे हुआ क्या है। मैंने एक कंपनी बनाई, कंपनी बना के रखी है, अभी उसमें कोई बिजनेस नहीं कर रहा हूँ, और ये जो प्रीमाइसिस है, ये शॉप है ना, मैं आपको सेल करने वाला हूँ। मैं बोला मुझे जगह बेचनी है। जगह बेचने का आपके साथ डील हो गई, आपसे पैसे ले लिए, टोकन मनी ले लिया, सब हो गया। अब पेपर वर्क करने की बात आई तो मैंने क्या किया, ये शॉप कंपनी को ट्रांसफर कर दी, कंपनी के नाम पे रजिस्टर कर दी, मैं बीच में से हट गया। अब मैं बोल रहा हूँ, आप बोल रहे हो सर वो शॉप का पोजीशन, पेपर वर्क। मैंने बोला भाई अब ये शॉप तो कंपनी की हो गई, आप कंपनी से बात करो, मुझे कोई मतलब नहीं। पैसा मैंने ले लिया, दुकान कंपनी के नाम पे ट्रांसफर कर दी और आपको कुछ नहीं मिला। अब आप केस फाइल करोगे तो किस पे करना पड़ेगा? कंपनी पे। बट ये जो कंपनी क्रिएट की गई, क्या ये बिजनेस करने के लिए क्रिएट की गई? किसी को सर्विस प्रोवाइड करना, गुड्स बेचना, या फ्रॉड करने के इंटेंशन से बनाई गई? क्लियर दिख रहा है ना, मैंने कंपनी क्यों बनाई? दुकान उसके नाम पे ट्रांसफर करने के लिए, ताकि आप केस लड़ते रहो, मैं पैसे लेके निकल जाऊँ। तो बोला कि कभी भी अगर ये प्रूव होगा कि कंपनी बनाने का इंटेंशन ही फ्रॉड करने का था, तो फिर वहाँ पे लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील आएगा। ये जनरल डिसीजन जो कोर्ट ने दिया वो बहुत सारे केसेस में बाद में भी फॉलो हुआ और आज भी फॉलो हो रहा है। समझ आ रहा है? क्लियर है? तो ये पहली सिचुएशन थी। और भी ऐसे बहुत सारे केस आते हैं। कितनी बार लोग ये इन्वेस्टमेंट कंपनीज बनाते हैं, बोले आप इतना पैसा इन्वेस्ट करो, फिर आपको थोड़ा थोड़ा करके उस पर रिटर्न मिलना स्टार्ट हो जाएगा, इतने महीने में आपके पैसे वापस आ जाएंगे, फिर आपका लाइफ टाइम तक उस पर रिटर्न चलता रहेगा। ऐसी बहुत सारी ना स्कीम्स आती है। तो ये जो कंपनी लोग बनाते हैं ना, ये करते क्या है, स्टार्टिंग में ऐसी स्कीम्स में जो पैसा आ रहा है ना, पैसा घुमाने का काम करते हैं। अल्टीमेटली इस तरीके की इन्वेस्टमेंट कंपनीज इलीगल होती है। अगर मैं आपसे कुछ पैसा मांग रहा हूँ कि इन्वेस्टमेंट करना है, तो इन्वेस्टमेंट कहीं तो हो रहा होगा। ये तो लक्ष्मी चिट फंड वाली स्कीम हो गई, फिर 21 दिन में पैसे डबल वाली। ऐसी स्कीम्स जो होती है ना, वो इलीगल है। अब मैं पैसा ले रहा हूँ तो कोई बॉन्ड्स में लगाऊंगा, स्टॉक मार्केट में लगाऊंगा, किसी और सिक्योरिटी में, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करूंगा तो समझ आता है। बट आपसे पैसा लिया, इतने दिन में वापस हो जाएगा, फिर डबल हो जाएगा, इतना इंटरेस्ट आ जाएगा, अनरियलिस्टिक स्कीम सुनाते हैं, अपने ट्रैप में फंस जाते हैं। ये लोग करते क्या है, एक से पैसा लिया, फिर दूसरे को पैसा घुमाया, फिर तीसरे से लिया, चलता रहता है। तो जो मनी नए इन्वेस्टर से आ रहा है ना, उसी में से पुराने को मैं रिटर्न दिए जा रहा हूँ। उसको क्या लग रहा है, यार मेरा पैसा तो वापस आ गया। वो 4 लोगों को जाके बताता है कि यार इसमें इन्वेस्ट कर, बहुत अच्छी स्कीम है, बैठे बैठे इंटरेस्ट आ रहा है। बट वो एक पॉइंट तक आता रहेगा, लेकिन जब नए लोग आने बंद हो जाएंगे, मनी सप्लाई बंद हो जाएगा, इन सबका पेमेंट बंद हो जाएगा। तो ऐसे फ्रॉड जो मार्केट में करते हैं, उनका कंपनी बनाने का इंटेंशन क्लियर होता है कि अपने को पैसे लेके गायब होना है। तो वहाँ ये लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील वाला मैटर जो है वो बीच में आएगा। क्लियर? नेक्स्ट देखो, वेयर अ कॉर्पोरेट फेसेड इज रियली ओनली एन एजेंसी और इंस्ट्रूमेंटेलिटी। ठीक है, इसका भी जो केस दे रखा है ना, उसी से एक्सप्लेन कर देता हूँ। मैं थोड़ा केस में सिचुएशन चेंज कर रहा हूँ, बट आपको लॉजिक समझ आ जाएगा। अब जैसे इंडिया में अपन ने देखा, गवर्नमेंट ने पास्ट में टिकटॉक और पबजी ये सब बैन कर दिया। तो क्या रीज़न था उसका, टिकटॉक क्यों बैन कर दिया? चाइनीज कंपनी से। तो चाइनीज कंपनी से ऐसा क्या प्रॉब्लम है? चाइनीज कंपनी होना कोई क्राइम थोड़ी ना। हाँ, मतलब उनके ऐप्स जो है वो सेफ नहीं थे, मतलब डेटा हैकिंग और वो सब का चार्जेस थे उसके ऊपर, कि भाई ये लोग यूजर का डेटा उसकी परमिशन के बिना मिसयूज कर रहे हैं, तो सेफ्टी के लिए इन ऐप्स को हम बैन कर रहे हैं। अब जब टिकटॉक को बैन किया तो पब्लिक का रिएक्शन क्या था?
दो ग्रुप हो गए ना, रिएक्शन देने वाले दो अलग अलग रिएक्शन थे। एक तो जो टिकटॉक देखते थे और टिकटॉक बनाते थे, जो बनाते थे उन बेचारों का तो करियर खत्म हो गया, अब करेंगे टिकटॉक स्टार करके घूमते थे, बोले टिकटॉक सेलिब्रिटी है, बंद हो गया, अब क्या करेंगे। तो एक वो प्रॉब्लम, एक पब्लिक वो थी जो बेचारी दुखी थी, बाकी के लोग खुश थे, बोले यार क्या करते रहते थे इतना फालतू सा, अच्छा है जान छूटी, बोले खत्म हुआ। बट ये खुशी ज़्यादा दिन रही नहीं, 24 घंटे रही। उसके बाद इंस्टाग्राम वाला आ गया, वो बीमारी अभी भी चल रही है, ठीक है। जैसे ही टिकटॉक बंद हुआ अगले दिन इंस्टाग्राम वाला रील लेके आ गया। अच्छा वाला इंस्टाग्राम जो चल रहा था उसको और बिगाड़ दिया। अब टिकटॉक अलग था, इंस्टाग्राम अलग था, जिसको फोटोज पोस्ट करने हैं वो इंस्टा पे है, जिसको टिकटॉक नहीं देखना है वो उससे दूर है। अब दोनों का मर्जर हो गया एक तरीके से देखा जाए तो। आप सोचो 24 आवर्स में सेम टेक्नोलॉजी लेके आ गया ये। अब ये कैसे हुआ, तो ये कंपनी वाले ना बैकअप पहले से लेके चलते हैं, ये इनका बिजनेस समझने वाली चीज है। अब टिकटॉक इतना फेमस था, पॉपुलर था, इंस्टाग्राम वाले को भी तो लग रहा होगा यार मेरा क्राउड वहां जा रहा है, जो क्राउड टिकटॉक पे वो इंस्टाग्राम पे होता तो मेरे यूजर्स बढ़ जाते, सारा गेम यूजर्स का है। तो इन लोगों ने ऑलरेडी वो प्लेटफॉर्म रेडी रखा था जो टिकटॉक जैसा ही था। बट टाइमिंग कितनी क्रूशियल है वो समझो आप। अगर टिकटॉक के रहते इंस्टाग्राम वाला रील लेके आ जाता ना, इतनी पॉपुलैरिटी नहीं मिलती, क्योंकि टिकटॉक पे लोग सेट हो गए थे कि भाई यही ऐप है और यही यूज करना है और इस पे ये कंटेंट बनता है, लोग उसी को फॉलो कर रहे हैं। बट जब बंद हो गया तो ऑल्टरनेटिव ही नहीं बचा, अब जो प्रोवाइड करोगे वहां लोग आएंगे। तो जैसे ही वो बंद हुआ ना, इमीडिएटली इन्होंने रील वाला फीचर लॉन्च कर दिया, तो सारी पब्लिक बिना बुलाए इंस्टाग्राम पे शिफ्ट हो गई अपने आप, और टिकटॉक वाले सारे यूजर इंस्टाग्राम पे आ गए, और इंस्टाग्राम की हालत भी टिकटॉक जैसी हो गई। वो अभी तक चल ही रहा है, आपको पता है। तो इस तरीके से कंपनी जो स्ट्रैटेजी लगाती है कि कब किस पॉइंट पे क्या एक्शन लेना है, वो उनको पता होना चाहिए। अभी चाइनीज कंपनीज की जो हम बात कर रहे हैं, पबजी वाले केस में भी ऐसे ही हुआ। उसमें दो कंपनीज थी, टेंसेंट गेम्स है, एक क्राफ्टन है। तो एक कंपनी क्राफ्टन जो है वो कोरिया की है, और दूसरी कंपनी जो है वो चाइना की है। अब एक्चुअली में चाइनीज इन्वेस्टमेंट तो बहुत कम था, कोरियन इन्वेस्टमेंट ज़्यादा था, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट ने बैन कर दिया। अब सोचो पबजी वाला दिमाग लगा रहा है, बोले यार इंडिया में अब बिजनेस कैसे करें, कंपनी तो बंद करवा दी इन्होंने, और चाइनीज कंपनी को लोग अलाउ नहीं करेंगे। बोले काम करते हैं, अपने चलते हैं श्रीलंका। श्रीलंका में कंपनी इनकॉर्पोरेट करते हैं, जिसमें 5-10% श्रीलंकन का पैसा इन्वेस्ट करा देंगे, बाकी का 90% अपना चाइनीज पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं, और फिर इंडिया में गेम लॉन्च करते हैं श्रीलंकन कंपनी के नाम से। अब बोलो ये चलेगा कि नहीं चलेगा। इंडियन गवर्नमेंट वेरीफाई नहीं करेगी कि कौन सी कंपनी है ये, बोले श्रीलंका की कंपनी है। तो बोले इसमें इन्वेस्टर्स कौन है, 90% चाइनीज इन्वेस्टर्स। तो आप ही बताओ ये कंपनी श्रीलंकन है या चाइनीज है। नाम कुछ भी दे दो, लेकिन अंदर लोग तो सारे चाइनीज पीपल है। तो 90% इन्वेस्टमेंट अगर चाइनीज लोगों का है, तो फिर ये श्रीलंकन कंपनी कैसे हुई। तो बोला दिखा क्या रहे उससे फर्क नहीं पड़ता, एक्चुअल में हो क्या रहा है उससे फर्क पड़ता है। ये केस में वैसे ही बोला हुआ है। इन्होंने एग्जाम्पल अमेरिकन कंपनी और ब्रिटिश कंपनी का दिया है, मैंने आपको चाइनीज कंपनी का दे दिया, तो वो ज्यादा रिलेवेंट हो गया और कुछ नहीं। अब वो केस पढ़ के देख लो, आरजी फिल्म्स लिमिटेड 1953, आप खुद ही रीड कर लो, जो मैंने बताया उसके एकदम रेलेवेंट आपको मिलेगा। ठीक है, कंडीशन क्लियर है, तो ये केस ध्यान रखना। थर्ड पॉइंट, वे द कंडक्ट कॉन्फ्लिक्ट्स विद द पब्लिक पॉलिसी। आप जो एक्टिविटी कर रहे हो ना, जो भी बिजनेस आप कर रहे हो, वो पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है, तो उस सिचुएशन में आपके खिलाफ एक्शन हो सकता है। ये पब्लिक पॉलिसी का मतलब क्या है, गवर्नमेंट के रूल्स के अगेंस्ट बोल सकते हैं। बीच में अभी एक केस आया था लास्ट ईयर, ये जो सिगरेट्स और टोबैको प्रोडक्ट्स होते हैं ना, इसमें ई सिगरेट करके प्रोडक्ट आता है, वेप बोलते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में, ठीक है। तो छोटा सा इतना डिवाइस है, मतलब वो इलेक्ट्रॉनिक होता है, तो वो जो स्मोक क्रिएट करता है वो हुक्का या सिगरेट जैसा स्मोक क्रिएट करता है, तो ई सिगरेट बोला जाता है। और ये ई सिगरेट का जो क्रेज़ है ये यंगस्टर्स में बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा था बीच में, और छोटे छोटे बच्चे 12th स्टैंडर्ड वाले जेब में लेके घूम रहे हैं और उसको स्मोक कर रहे हैं। अब हेल्थ के लिए इतना हार्मफुल है, तो स्टडी ये बता दी कि सिगरेट से भी कुछ मल्टीपल टाइम्स हार्मफुल है। मतलब एक आप वेप स्मोक कर रहे हो, एक सिगरेट स्मोक कर रहे हो ना, तो वो एक ई सिगरेट कितनी सिगरेट्स के बराबर हो गई। तो इतना ज़्यादा हार्मफुल प्रोडक्ट होने के बाद भी यंग जनरेशन उसकी इंपॉर्टेंस नहीं समझ रही कि इसे दूर रहना चाहिए, और लोग उसको ना बस शो ऑफ के लिए कंज्यूम कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट ने बीच में अनाउंसमेंट किया कि ई सिगरेट्स को हम इंडिया में बैन कर रहे हैं। अब जो भी कंपनी, जो भी इम्पोर्टर्स या जो भी ट्रेडर्स इसको बेचेंगे या बनाएंगे, उनके खिलाफ लीगल एक्शन होगा, दिस इज इलीगल, ये डिक्लेयर कर दिया। इसके बाद भी अगर आप ये मैन्युफैक्चर करके बेच रहे हो, तो फिर वो सिचुएशन कैसी है, वो पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट हो गया। तो ऐसे मैटर में फिर कॉर्पोरेट विल लिफ्ट किया जाएगा,
जो कंपनी के प्रमोटर फाउंडर्स है उन पर पर्सनल एक्शन होगा और उनकी पर्सनल लायबिलिटी या क्रिमिनल केस जो भी है वो हो सकता है। तो ऐसे एग्जाम्पल्स यहाँ पे अपने यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट देखो फोर्थ वाला केस, यहाँ पे एनिमी कैरेक्टर की बात हो रही है। चलो ये भी एग्जाम्पल ले लेते हैं, यूक्रेन और रशिया वाला। अब दो कंट्रीज में रिसेंटली वॉर हुई और काफ़ी टाइम तक चली, अभी भी कुछ मैटर्स चल रहे हैं। अब ये दो कंट्रीज में जब वॉर क्रिएट हो गई तो रशिया में अगर कोई यूक्रेनियन कंपनी काम कर रही थी तो उनको काम करना कंटिन्यू करने देंगे या उनको बंद करवा के भगा देंगे वहाँ से? क्या होना चाहिए? बंद करवा देंगे कि भाई तुम जाओ यहाँ से। अब वो क्या बोलेंगे, भाई हम तो कंपनी है, अभी कंपनी में क्या है, यूक्रेनियन और क्या रशियन, आपका झगड़ा हो रहा है आप करो, लेकिन हम तो एक आर्टिफिशियल एंटिटी चला रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं। बोला वो सब अपनी जगह ठीक है, लेकिन अभी दो कंट्रीज के बीच में एनिमी वाली सिचुएशन है, तो आप वहाँ की कंपनी हो तो आप एनिमी हो भाई, आप हमारे यहाँ पे नुकसान ही करोगे, फायदा नहीं करने वाले हो। अभी आप यहाँ से अपना सब सिस्टम बंद करके जाओ, जब सिचुएशन ठीक हो जाएगी, नॉर्मलाइज हो जाएगी, हमें सही लगेगा हम अलाउ कर देंगे, लेकिन फिलहाल हम इसको बैन कर रहे हैं। समझ आ गया? तो एनिमी कैरेक्टर जो है ना वो कंपनी में भी देखा जाता है, सिर्फ इंडिविजुअल्स तक वो लिमिटेड नहीं रहेगा, ये ध्यान रखना है। तो इस केस में बोला हुआ है। अब यहाँ पे जो कंपनी का एग्जाम्पल है डायमलर कंपनी लिमिटेड वर्सेस कॉन्टिनेंटल टायर एंड रबर, ये 1916 का केस है, ये वर्ल्ड वॉर के टाइम का एग्जाम्पल है, ठीक है, तब के केस की बात हो रही है। और डायमलर कंपनी लिमिटेड वो है जो अभी मर्सिडीज बेंज की पेरेंट कंपनी है, मर्सिडीज का जो ऑटोमोबाइल ब्रांड है उसकी पेरेंट कंपनी है डायमलर कंपनी। और कॉन्टिनेंटल टायर्स तो आज भी एग्जिस्ट करती है, बहुत बड़ा ब्रांड है, तो मे भी अपने कहीं ना कहीं नाम तो सुना ही होगा। तो ये दोनों के बीच में जो केस हुआ उसमें वही था, दो अलग अलग कंट्रीज की कंपनीज है और वर्ल्ड वॉर में दो ग्रुप्स बन गए थे, तो ये दोनों ऑपोजिट ग्रुप के मेंबर हो गए ना, तो वो एनिमी कैरेक्टर की बात यहाँ पे कर रहे हैं। नेक्स्ट ई पॉइंट में बोला आपने कंपनी बनाई ही इसीलिए जस्ट टू इवेड टैक्सेस, टैक्स इवेजन आपका मेन मोटिव था, आपको कोई बिजनेस नहीं करना था, बस आपने असेट्स वैसे डिवाइड कर दी कि आपका टैक्सेशन कम हो जाए और कोई इंटेंशन नहीं। तो भाई टैक्स चोरी करने के लिए कंपनी कौन बनाता है, ये कोई जेन्युइन रीजन नहीं हुआ, तो इसमें भी कॉर्पोरेट व्हील को लिफ्ट किया जाएगा। एग्जाम्पल जो दे रखा है ना साथ में 1927 का केस है, उसमें यही हुआ, ये जो पर्सन यहाँ पे इन्वॉल्व है उसने क्या किया, चार कंपनी बना दी, चार कंपनी में अपनी इन्वेस्टमेंट्स डिवाइड कर दी। अब उन इन्वेस्टमेंट पे जो डिविडेंड इंटरेस्ट रिटर्न आता है वो इन कंपनी से पैसा यूज कर लेता है, उधार ले लेता है एंड एज अ लोन और अ बोरोइंग, और पर्सनली कुछ टैक्स नहीं भरता। और तब के रूल्स के हिसाब से कंपनीज को कुछ टैक्स में रिलीफ मिल जाता था। अल्टीमेटली बात ये सामने है कि चारों कंपनियां काम कुछ नहीं करती है, इनकी बैलेंस शीट में सिर्फ इन्वेस्टमेंट्स है जो एक इंडिविजुअल की है, और वो पैसा वहां से यूज कर लेता है टैक्स बचाने के लिए। तो भाई ये इंटेंशन जेन्यून नहीं है, इसमें पर्सनल लायबिलिटी आ सकती है, ये बोला, ठीक है। इसके बाद एफ पॉइंट देखना, वेलफेयर लेजिस्लेशन, मैंने मेन वर्ड्स हाईलाइट किए हुए, आपको आइडिया आ जाएगा। वेलफेयर लेजिस्लेशन उन लॉज को बोला जाता है जो वर्कर्स और एम्प्लॉयज के फायदे के लिए बनाए जाते हैं। ऐसे कानून जो वर्कर्स के बेनिफिट के लिए बने होते हैं उनको इन जनरल बोलते हैं वेलफेयर लेजिस्लेशन। इसका एक एग्जाम्पल आप ले सकते हो, जैसे बोनस, सुना अपने एम्प्लॉयज को, वर्कर्स को बोनस मिलता है। अब बोनस के लिए ना एक एक्ट बना हुआ है, दैट इज पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट, और उसका ईयर है 1965, ये अपने सिलेबस में आगे अपने पढ़ेंगे। अब बोनस एक्ट में ऐसा बोला गया कि आप एज एन एम्प्लॉयर अपनी फैक्ट्री में, अपने बिजनेस से जो भी प्रॉफिट कमा रहे हो उसमें से आपको एक हिस्सा अपने वर्कर्स के साथ बांटना चाहिए, अदर देन देयर सैलरी एंड वेजेस, ताकि उनको भी ऐसा लगे कि यार हमें भी कुछ मिल रहा है, हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, आपकी कंपनी इतना पैसा कमा रही है, इतना प्रोडक्शन हो रहा है, तो उस रेवेन्यू का एक हिस्सा है, उस प्रॉफिट का एक छोटा सा हिस्सा अगर हमें मिलता है तो हमें भी लगेगा कि हम उसमें पर्सनली इन्वॉल्व है और मेहनत करने का एक मोटिवेशन आएगा। दैट अमाउंट इज कॉल्ड बोनस। अब वो बोनस की कैलकुलेशंस होती है कि मिनिमम कितना पे करना है, मैक्सिमम कितना पे कर सकते हैं, वो अदर एस्पेक्ट है, बट कुछ ना कुछ प्रॉफिट में हिस्सा मिलता है। अब ये बोनस एक्ट के ना रूल्स है, उसमें ऐसा बोला हुआ है कि कोई भी फैक्ट्री या प्रीमाइसिस है जहाँ पे 20 या उससे ज़्यादा वर्कर्स काम कर रहे हैं तो ही वो प्रीमाइसिस का बोनस पे करना बनता है, या वो फैक्ट्री ओनर का अपने एम्प्लॉयज़ को बोनस पे करना बनता है, अदरवाइज नहीं। अब सिचुएशन ये है कि आपकी फैक्ट्री में 25 वर्कर काम कर रहे हैं या आपको अपॉइंट करने हैं, बट आपको मालूम था कि जैसे ही ये होगा बोनस का खर्चा बढ़ जाएगा, तो एम्प्लॉयर को तो पॉकेट से पैसा एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है। आपने ये जुगाड़ किया कि आपकी जो फैक्ट्री है ना, उसी फैक्ट्री पे आपने दो कंपनीज रजिस्टर करा दी, एक ए लिमिटेड और एक बी लिमिटेड, सेम फैक्ट्री प्रीमाइस, लेकिन ऑन पेपर दो कंपनी। इसके रजिस्टर में 15 वर्कर्स, इसके रजिस्टर में 10। समझ आ रहा है? अब ना ए लिमिटेड बोनस देने के लिए लायबल है ना बी लिमिटेड, तो बोलो ये जो आपने किया ये एथिकली फेयर है, ये सही है? दो कंपनी बनाने का और कोई रीजन है आपके पास बोनस बचाने के अलावा? तो ये सही इंटेंशन नहीं है। ऐसी सिचुएशन में लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील होगा और आइडियली बोनस मिलना चाहिए। आ रहा है समझ में? तो ये वेलफेयर लेजिस्लेशंस को ओवरराइड करने के लिए कंपनी बनाई होगी तो नहीं चलेगा, ये भी केस लॉ में बोला। अब ये मैंने बोनस का एग्जांपल दिया, और भी ऐसे सारे एक्ट इसमें बाय डिफॉल्ट कवर हो जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। डन? चलो नेक्स्ट केस देखें।
अब ये बिहार गवर्नमेंट का केस है, स्टेट ऑफ बिहार। कल बिहार का एक वीडियो आया, नया नया फ्लाईओवर बनाया था, नदी के ऊपर पुल बनाया था, इनॉग्रेशन बाकी था, उससे पहले ही टूट के गिर गया। ठीक है, अभी तो उस यूज़ भी नहीं किया किसी ने, तो इनॉग्रेशन बाकी था, उससे पहले ही पुल पूरा पानी में गिर गया, खत्म हो गया। ऐसा होता रहता है, रेगुलर है। ठीक है, तो बिहार गवर्नमेंट का एक केस है, बहुत पुराना मैटर है, 2003 की बात हो रही है। इसमें हुआ ये कि वहाँ की जो गवर्नमेंट कंपनी थी, बिहार गवर्नमेंट की इन्वेस्टमेंट वाली स्टेट गवर्नमेंट कंपनी, वो फाइनेंशियल क्राइसिस में, लॉसेस में चली गई, और इतना भयंकर लॉस कि वर्कर्स की जो डेली वेजेस होती है ना, वो भी पे करना उन्होंने बंद कर दिया। अब इसका आउटकम ये हुआ कि कुछ वर्कर्स ने सुसाइड कमिट कर लिया बिकॉज ऑफ लैक ऑफ मनी। अब ये मैटर किसी ने कोर्ट में प्रेजेंट कर दिया बिहार गवर्नमेंट के अगेंस्ट, और उनको बोला कि यार आपकी जिम्मेदारी थी वो वर्कर्स को संभालना, और आपकी गलती की वजह से ये हुआ है। बिहार गवर्नमेंट ने बोला आप ऐसे डायरेक्ट हम पे क्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि वो एक कंपनी है, वो एक अलग रजिस्टर्ड एंटिटी है, उसमें हमारा इन्वेस्टमेंट है। अब कंपनी के फिनांसेस अपनी जगह, हमारी गवर्नमेंट के फिनांसेस अपनी जगह। अब कंपनी अगर लॉस में, तो हम कुछ नहीं कर सकते। अब ऐसे में कोर्ट क्या डिसीजन देगा, मेन वो पॉइंट है। तो कोर्ट ने ह्यूमन ग्राउंड्स पे डिसीजन दिया। उन्होंने बोला देखो कंपनी का फॉर्मेट अपनी जगह है, सब कुछ समझ में आता है, लेकिन किसी की लाइफ से ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं हो सकता ये। अगर इतनी सिचुएशन आ गई कि थोड़ी सी वेजेस के लिए कोई सुसाइड कर रहा है, तो फिर गवर्नमेंट क्या कर रही है? सरकारी कंपनी है ना, आप ही कंपनी है, आपको एटलीस्ट उतना इंतजाम करना चाहिए था कि उनके डेली वेजेस उनको मिल जाए, बाकी सब चीज़ें अपनी जगह। तो ह्यूमन ग्राउंड्स पे डिसीजन दिया, और कोर्ट ने बोला कि गवर्नमेंट इज लायबल टू कॉम्पनसेट टू देयर फैमिलीज, वो करना पड़ेगा। तो यहाँ से ये पता चलता है कि हमेशा सब कुछ रूल बुक के हिसाब से नहीं चलता है, कभी ह्यूमन ग्राउंड्स और ह्यूमन एलिमेंट को भी कोर्ट कंसिडर करता है और फेयर डिसीजन देता है। आ रहा है समझ में? पता चला? बोलो यहाँ तक ये केसेस में कोई क्वेरी, कुछ नहीं समझ आया? क्लियर है कंडीशन? और जो लास्ट पॉइंट है ना, एच वाला, वो ओपन एंडेड है, उसमें कोई स्पेसिफिक केस नहीं है। बोला और भी अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो यहाँ पे कवर अप हो सकता है, क्योंकि हम इसको कन्फाइन नहीं कर सकते कि इतने केस होते हैं, और भी केस हो सकते हैं। तो बोला कि अगर और कुछ बाकी रह गया ना, तो मिसलिनियस कंडीशन के फॉर्म में यहाँ पे कवर हो सकता है। एनीथिंग विच इज अनजस्ट एंड इनइक्विटेबल, तो उसके खिलाफ एक्शन होगा। ठीक है, तो ये 6 पॉइंट्स थे यहाँ पे। कॉर्पोरेट व्हील वाला जो आपका पॉइंट है वो इसमें कवर हो चुका है, सारी चीज़ें कवर हो गई। लास्ट में नीचे उन्होंने स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का बोला है, क्रिमिनल एक्टिविटीज का बोला है, वो पॉइंट मैंने बता ही दिया, नथिंग न्यू। चलो अब वो जो कैरेक्टरिस्टिक्स वाला पार्ट था जिसमें केसेस डिस्कस करने थे वो कर लेते हैं। पेज नंबर 7 पे आ जाओ। हाँ, जो पहला केस है 1897 का एग्जाम्पल है, सोलोमन वर्सेस सोलोमन। ये अपन ने डबल वाले केस में पढ़ा हुआ है, सेम है, तो एक बार रिकॉल करा देता हूँ। यहाँ पे मेनली ये हुआ है कि जो पर्सन है सोलोमन, वो पहले सोल प्रोप्राइटर की तरह अपना बिजनेस कर रहा था, और फुटवेयर और लेदर प्रोडक्ट्स का इसका बिजनेस था। एक पॉइंट पे इसने इस प्रोप्राइटरी बिजनेस को कंपनी में कन्वर्ट कर दिया। अब जब कंपनी में कन्वर्ट किया तो ऑन पेपर अकाउंटिंग ऐसा हुआ कि इसने अपना बिजनेस कंपनी को बेचा है, और सामने कंपनी ने इसको पे किया है, वैसे ही देखा जाएगा। तो इसको कुछ इक्विटी शेयर्स मिले, कुछ डिबेंचर्स मिले, और कुछ पैसा कैश के फॉर्म में मिला। ठीक है, तो ये उसका पेमेंट था। अब वो कंपनी में इन्वेस्टर भी है, डेट होल्डर भी है, और कैश पेमेंट भी लेके गया। और बिजनेस तो वो खुद चला ही रहा है, तो मैनेजमेंट भी कर रहा है। एक पॉइंट पे फ्यूचर में कंपनी लॉसेस में जाने लगी, और जो पैसे हैं खत्म होते गए। तो एक पॉइंट पे उन्होंने डिसीजन ले लिया कि कंपनी वाइंड अप करेंगे। अब जब वाइंडिंग अप की बात आई तो असेट बेच दी, पैसा रिकवर कर लिया, लेकिन पैसा पूरा नहीं था, लॉसेस में थी कंपनी। लायबिलिटीज को जब पे ऑफ करने गए तो उसमें ऑर्डर वाइज सबको पे करना शुरू किया। अब स्टार्टिंग में लिस्ट में नाम आया डिबेंचर होल्डर्स का। डिबेंचर होल्डर्स में सोलोमन खुद भी डिबेंचर होल्डर था। तो उसने बोला कि डिबेंचर होल्डर्स के नाम पे जो पैसा देना है उसमें मैं भी एक डिबेंचर होल्डर हूँ, तो जितने पैसे मेरे बनते हो तो मुझे यही मिल जाने चाहिए। अच्छा, मेरे इक्विटी शेयर वाला अमाउंट भले मुझे बाद में देना, बट ऑर्डर में लिस्ट में मेरा नाम है तो मैं भी तो पैसे लूंगा। जब वो पैसे लेने गया तो बाकी के सारे इन्वेस्टर्स और क्रेडिटर्स जो भी लोग थे, उन्होंने ये क्लेम किया कि भाई इसको पहले पैसे क्यों मिल रहे हैं, क्योंकि ये तो खुद ओनर है। तो बोले ये तो कंपनी का मालिक है, इसको तो पैसे बाद में मिलने चाहिए। बट उसने बोला मैं एज एन ओनर कोई पैसे नहीं ले रहा हूँ, मैं डिबेंचर होल्डर भी हूँ, तो मेरे जितने रुपए के डिबेंचर है उतने तो मैं पैसे वापस लूंगा, जैसे आप सब ले रहे हो मैं भी ले सकता हूँ। तो ये फिर डिस्प्यूट हो गया कि ये सही है या गलत है। कोर्ट ने बोला कि भाई कंपनी अलग होती है, कंपनी का फाउंडर अलग होता है, आप दोनों को एक नहीं मान सकते। और अगर उसके पास 100 डिबेंचर है और उस हिसाब से उसको 10,000 रुपये मिलने चाहिए तो वो क्लेम करेगा। फिर आप ये नहीं बोल सकते तो इसी की कंपनी है, वही मालिक है, नहीं तो फिर कंपनी के फॉर्मेट का मतलब ही क्या हुआ। तो सबको रूल्स के हिसाब से चलना है, और जो सीक्वेंस बोला है उस सीक्वेंस में जितना पैसा मिलना चाहिए उतना मिलेगा। तो ये वो लैंडमार्क जजमेंट है
जिसमें पहली बार कंपनी की सेपरेट लीगल आइडेंटिटी, कॉर्पोरेट जो है पर्सनैलिटी, उसकी बात हुई, और तब से ये मैटर जो है इस तरीके से चलता आ रहा है। क्लियर हुआ? तो इसलिए इतना पुराना केस यहाँ पे रेफर करा रहे हैं। नेक्स्ट केस भी सिमिलर लाइंस पे है, लीज एयर फार्मिंग लिमिटेड, 1961 का मैटर है ये। अब यहाँ पे मिस्टर ली जो है ना ट्रेंड पायलट था, और एज अ पायलट कोई कंपनी में काम कर रहा था। फिर इसने एक पॉइंट पे अपनी खुद की एयरलाइन कंपनी स्टार्ट कर ली, और उसमें भी एज अ पायलट काम कर रहा था। मतलब अपनी कंपनी में इन्वेस्टर भी है, बट सैलरी भी ले रहा है, एज एन एम्प्लॉय काम भी कर रहा है। अब एक पॉइंट पे एयर क्रैश में उसकी डेथ हो गई, ऑन ड्यूटी था वो। तो उसकी कंपनी की पॉलिसी थी कि ऐसा अगर होता है ना, तो उस पायलट की फैमिली को एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन मिलेगा। तो जब फैमिली ने क्लेम किया तो कुछ लोगों ने ऑब्जेक्ट किया कि भाई ये तो इसकी खुद की कंपनी है, मालिक होकर एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन ले रहा है, इसका क्या मतलब। तो फिर फैमिली वालों ने बोला सैलरी भी तो ले रहा था इतने साल से, काम भी तो कर रहा था, तो एम्प्लॉय बेनिफिट तो सारे मिलने चाहिए ना। अब कंपनी अलग है, वो पर्सन अलग है, आप उसको मिक्स नहीं कर सकते। अगेन कोर्ट ने डिसीजन वही दिया कि भाई सेपरेट एंटिटी मानी जाएगी, और क्योंकि वो एम्प्लॉय की तरह काम कर रहा था एक्चुअल में, तो एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन के लिए लायबल या एलिजिबल है। ठीक है, क्लियर है पॉइंट। तो ये दूसरा केस हो गया। अब इसमें ना ये केसेस में आपको पूरी स्टोरी वर्ड टू वर्ड नहीं लर्न करनी, जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, नंबर्स डेटा जो भी दे रखा है वर्ड टू वर्ड कुछ नहीं पढ़ना है, सिर्फ स्टोरी समझनी। कहीं अगर सिमिलर लाइन पे कोई केस इन्होंने नाम चेंज करके दे दिया, पूछा, तो पढ़ के आपको समझ आना चाहिए कि हाँ ऐसा केस हमने पढ़ा हुआ है, भले कोई और नाम से पढ़ा हो। तो केसेस के नाम याद रखना प्रैक्टिकली डिफिकल्ट है, क्योंकि लैक्स में केसेस होते हैं, थाउजेंड्स में होते हैं, कितने नाम रट लोगे। तो नाम याद करने का बर्डन अपने को भी नहीं लेना। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। थर्ड केस, ये भी इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे एक क्वेश्चन अराइज हुआ कि क्या कंपनी के फाउंडर्स का एक्सपीरियंस और कंपनी का एक्सपीरियंस एक साथ जोड़ के देखा जा सकता है क्या, ये क्वेश्चन अराइज हुआ। इसका एक एग्जांपल अपन ऐसे ले सकते हैं कि सपोज गवर्नमेंट को कोई टेंडर इशू करना है, जैसे फ्लाईओवर बनाना है, हाईवे बनाना है। अब आप और मैं, हम कंस्ट्रक्शन लाइन में बहुत साल से काम कर रहे हैं, और ये रोड्स बनाने का, हाईवेज बनाने का अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। तो अपन ने सोचा क्यों ना हम भी एक कंपनी बना के टेंडर के लिए अप्लाई करें। अगर हमें टेंडर मिल गया तो अपने इस बिजनेस में एंटर कर सकते हैं। तो अपन ने रिसेंटली एक कंपनी बनाई 2-4 महीने पहले, और गवर्नमेंट टेंडर भर दिया। गवर्नमेंट ने रिजेक्ट कर दिया, बोले आपको तो एक्सपीरियंस ही नहीं, आप तो नई कंपनी हो। अरे भाई एक्सपीरियंस तो तब आएगा जब कोई काम देगा। पहली बार कोई काम देगा तो मैं एक्सपीरियंस में काउंट होगा, नहीं तो हमेशा फ्रेशर रह जाऊंगा। और हमने आर्ग्यूमेंट ये दिया कि कंपनी अभी बनाई है, कंपनी नई है, लेकिन जो लोग उसमें काम कर रहे हैं वो तो 10-15 साल 20 साल के एक्सपीरियंस वाले हैं। तो फिर प्रॉब्लम कहाँ है? तो क्वेश्चन वही हो गया कि भाई इन लोगों का एक्सपीरियंस कंपनी के एक्सपीरियंस में जोड़ के देखें, या दोनों को अलग अलग काउंट करें। तो डिसीजन ये आया कि भाई फाउंडर्स का एक्सपीरियंस मैटर करता है, नहीं तो फिर हर कंपनी फ्रेशर है, और अदरवाइज तो कोई कंपनी को पहली बार कोई काम ही नहीं देगा, क्योंकि वो फ्रेशर कंपनी, उसको एक्सपीरियंस नहीं है, तो ऐसा बोल नहीं सकते। तो प्रमोटर्स का एक्सपीरियंस कंपनी का एक्सपीरियंस माना जाएगा। ये इनका फाइनल डिसीजन आया। अब ये जो यहाँ पे केस दे रखा है, न्यू हॉराइजन लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इसमें एग्जाम्पल में सिचुएशन थोड़ी डिफरेंट है। मैंने आपको हाईवे का या ब्रिज का एग्जाम्पल दिया, इन्होंने प्रिंटिंग का एग्जाम्पल दिया हुआ है। गवर्नमेंट को कुछ टेलीफोन डायरेक्टरी प्रिंट करानी थी, उसके लिए वो कोई कंपनी का टेंडर मंगवा रहे थे। जिस कंपनी ने टेंडर भरा वो न्यूली रजिस्टर्ड थी, क्रिएटेड थी, लेकिन उसके फाउंडर्स को अच्छा खासा एक्सपीरियंस था इसका, तो बोले अलाउ किया गया। तो बोले नई कंपनी नहीं मानी जाएगी, उसको एक्सपीरियंस कंपनी की तरह ही ट्रीट किया जाएगा, ये ध्यान रखना है। वैसे तो आपको कंपनी के नाम और वो सब लर्न नहीं करने, सिर्फ ये स्टोरी ध्यान रखना कि अल्टीमेटली जो बॉटम लाइन है वो क्या है, कि भाई ये चलेगा कि नहीं चलेगा, बस उतना ध्यान रखना है, दैट इज मोर देन इनफ। ठीक है, इसके बाद अगला केस, कंपनी एज एन आर्टिफिशियल पर्सन, इसके साथ में इन्होंने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया वर्सेस खादर इंटरनेशनल कंस्ट्रक्शन, ये केस दे रखा है 2001 का। इसका भी मैं आपको क्रक्स बता देता हूँ कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। यहाँ पे पॉइंट ये है, अपने इंडियन लीगल सिस्टम में एक प्रोविजन होता है, अगर आप केस फाइल करना चाहते हो कोर्ट में, बट फाइनेंशियली आपकी कंडीशन उतनी वीक है कि आप कोर्ट का लीगल खर्चा नहीं उठा पाओगे, तो आप कोर्ट में एक एप्लीकेशन कर सकते हो कि भाई मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन जस्टिस तो सबको मिलना चाहिए, तो कोर्ट मुझे या तो फीस में वेवर कर दे या पूरी फीस माफ़ कर दे, क्योंकि मैं इतना पैसा खर्च नहीं कर सकता। तो ये कंडीशन यहाँ पे रखी गई। अब पॉइंट ये है कि एक कंपनी है, और एक कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन अगर खराब है, वो लॉसेज में है, तो क्या कंपनी भी इस तरीके का वेवर मांग सकती है? ये पॉइंट अराइज हुआ, क्या कंपनी को ऐसा राइट मिलना चाहिए? क्योंकि वो रियल पर्सन नहीं है, वो आर्टिफिशियल पर्सन है। अब जब लॉ में इसका प्रोविजन पढ़ा गया, तो वहाँ पे लिखा था एनी पर्सन हु इज अंडर सच कंडीशन कैन अप्लाई फॉर द वेवर, शॉर्ट में ऐसा लिखा था। तो जो पर्सन वर्ड है, अब उसका क्या मतलब निकाला जाए? वहाँ आर्टिफिशियल पर्सन, नेचुरल पर्सन ऐसा कुछ नहीं बोला, सिर्फ पर्सन बोला है। तो कोर्ट ने जब इंटरप्रिटेशन किया, तो फाइनल आउटकम ये दिया कि भाई हमें इस पर्सन वर्ड को वाइडर स्कोप में देखना चाहिए, इसको नैरो करके नहीं देखना चाहिए। तो अगर इसमें रियल पर्सन आ सकता है, आर्टिफिशियल पर्सन भी आ सकता है, और फाइनेंशियल कंडीशन एक कंपनी की भी खराब हो सकती है जो लॉसेस में चल रही है,
वो पैसा कहाँ से लाएगी? तो अगर उनको जस्टिस चाहिए तो उनको भी राइट मिलना चाहिए कि वो अप्लाई कर सके। फिर उनको बेनिफिट देना है नहीं देना वो तो जज का काम है, लेकिन एप्लीकेशन तो कर सके। तो पर्सन वर्ड के अंदर आर्टिफिशियल पर्सन, नेचुरल पर्सन दोनों कवर होंगे, ये फाइनल आउटकम है। क्लियर, समझ आ रहा है? तो पॉइंट वही था ना कि आर्टिफिशियल पर्सन होती है कंपनी या नहीं होती, तो डेफिनेटली इसमें कवर हो जाएगी। सिटीजनशिप वाला पॉइंट तो मैं आपको बता चुका हूँ, उसके केसेस में कुछ खास नहीं है, अब नहीं भी पढ़ोगे चलेगा, तो उसको अपने इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि सेम ही पॉइंट रिपीट हो रहा है। फिर कंपनी की नेशनलिटी और रेसिडेंस की बात हो रही है, उसमें जो केस दे रखा है उसमें पॉइंट वापस से वही रिपीट किया उन्होंने कि कंपनी का रेसिडेंशियल एड्रेस या उसका रेसिडेंस या नेशनलिटी उसकी ऑफिस से पता चलता है कि इनकॉर्पोरेट कहाँ पे हुई है। तो अगर कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस इंडिया में है तो वो इंडियन कंपनी है, कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस किसी और कंट्री में है तो वहाँ की मानी जाएगी। फिर उसने यहाँ ब्रांच ओपन की तो बात अलग है, वैसा है, लेकिन ओरिजिनेशन कहाँ से है वो उसके लोकेशन से ही पता चल सकता है और कोई रास्ता नहीं। पेज नंबर 11 पे आप देखोगे लिमिटेड लायबिलिटी वाला पॉइंट है, उसके साथ एक आंसर दे रखा है, एक्सेप्शंस टू द प्रिंसिपल ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी। ये आंसर अभी आपको इतना डिटेल में क्लियर नहीं होगा, रीजन बीइंग कि इसके अंदर जो सेक्शंस यूज हो रहे हैं वो मैं आगे के चैप्टर में कहीं ना कहीं कवर कराने वाला हूँ, तो अभी आप उसको इग्नोर कर सकते हो। एंड ऑफ द सिलेबस में अगर यहाँ से नहीं भी टैली कराऊंगा तो आपके पॉइंट कवर हो गए होंगे, तो इसलिए इसका कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, एक पेज नंबर 13 पे केस देखना, इंटरेस्टिंग केस है, इनकम टैक्स का मैटर है एक्चुअली में। अब जो असेसी है ना, यहाँ पे जो इन्वेस्टर है उसने एक टी कॉफी वाली कंपनी में इन्वेस्ट किया जो टी मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। अब ये बिजनेस चलता कैसे वो आप देख लो। टी वाला जो बिजनेस है ना, जो कंपनीज यूजुअली ये काम कर रही है, वो लोग क्या करते हैं, एक तो वो टी गार्डन्स खरीद लेते हैं, मतलब जमीन खरीदी, टी प्लांटेशन किया, टी लीव्स ग्रो किए, उसमें से फिर वो पाउडर करके जो टी पैकेज में आती है ना वो बना के बेचते हैं। तो इनका जो बिजनेस है उसमें ना एक एग्रीकल्चर कंपोनेंट होता है और दूसरा कमर्शियल बिजनेस कंपोनेंट होता है। तो वो चाय पत्ती उगाना एग्रीकल्चर है और उसको पैकेट में बेचना बिजनेस है। तो ये वाला जो पोर्शन है एग्रीकल्चर वाला, उसके ऊपर इनकम टैक्स नहीं है। आपने कहीं ना कहीं सुना होगा कि एग्रीकल्चर इनकम पे इंडिया में टैक्स नहीं होता, ठीक है। तो ये वाला जो है पोर्शन वो तो टैक्सेबल है ही नहीं, लेकिन बिजनेस इनकम तो टैक्सेबल होती है। इसमें फर्क है, प्राइमरी प्रोड्यूस, सेकेंडरी प्रोड्यूस ऐसा बोलते हैं। अगर आप पोटैटो ग्रो करके बेचते हो तो यू आर डूइंग एग्रीकल्चर, लेकिन वही पोटैटो को आप बालाजी वेफर बना के बेचते हो तो यू आर डूइंग बिजनेस, सेकेंडरी प्रोडक्ट हो गया। टोमेटो बेच रहे हो तो एग्रीकल्चर है, केचप बेच रहे हो तो फिर वो बिजनेस है। तो अब ये वाले केस में भी ऐसे ही है, टी, कॉफी, रबर प्लांटेशन में भी ऐसे ही होता है। तो इनकम टैक्स में ऐसा बोला हुआ है कि अगर कोई कंपनी इस बिजनेस में है तो उसकी इनकम का एक हिस्सा हम एग्रीकल्चर मान लेंगे और उसके ऊपर टैक्स नहीं लगाएंगे, और एक हिस्सा बिजनेस मान लेंगे उसके ऊपर टैक्स लगाएंगे। कुछ रेशियो है, 40%, 60%, ऐसे रेशियोज दे रखे हैं, ठीक है। अब आपने ना ये टी कंपनी में इन्वेस्ट किया, इसका स्टॉक खरीद लिया, आप शेयर होल्डर हो, आप खुद टी गार्डन में जाके काम नहीं करते हो, लेकिन आपने इस कंपनी में इन्वेस्ट किया हुआ है। अच्छा, स्टॉक खरीदा तो आपको इसके कुछ रिटर्न तो मिला होगा, वो रिटर्न क्या होगा? डिविडेंड। अब डिविडेंड इनकम टैक्सेबल होती है। तो एज एन असेसी आपने ये आर्ग्यू किया कि बोले सर जिस कंपनी में मैंने पैसा लगाया वो कंपनी करती क्या है? टी बिजनेस करती है, उनकी इनकम का 60% हिस्सा एग्रीकल्चर माना जाता है, विच इज एग्जेम्प्ट, टैक्स तो सिर्फ 40% पे लगता है। तो ये जो पैसा आ रहा है यहीं से तो आ रहा है, तो मेरे डिविडेंड पे भी तो यही रूल लगना चाहिए ना, मैं सिर्फ 40% पे टैक्स भरूंगा, बाकी 60% पे टैक्स नहीं भरूंगा, क्योंकि ये सोर्स ऑफ इनकम तो एग्रीकल्चर है। अब वैसे देखा जाए तो एक कॉमन पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात गलत भी नहीं है, बोले सही तो बोल रहा है, बट टेक्निकली ऐसा होता नहीं। एग्रीकल्चर इनकम तब मानी जाती है जब आपने खुद एग्रीकल्चर किया, आपने उसमें पार्टिसिपेट किया एज एन एक्टिविटी और फिर आपकी इनकम जनरेट हुई, तो वो एग्रीकल्चर इनकम। जैसे कंपनी ने किया, कंपनी अलग है, आप अलग हो, तो कंपनी ने एग्रीकल्चर किया तो उसको एग्जेम्पशन मिलेगा, लेकिन आपने एग्रीकल्चर थोड़ी किया, आपने तो ये कंपनी में इन्वेस्ट किया जिससे आपको डिविडेंड मिला। तो डिविडेंड बाय इट्स नेचर इज टैक्सेबल। फिर वो डिविडेंड कौन सी कंपनी से आया उससे फर्क नहीं पड़ता, तो आपको तो पूरे डिविडेंड के ऊपर ही टैक्स भरना पड़ेगा। आप ये नहीं बोल सकते कि मैं तो 40% पे टैक्स भरूंगा बाकी पे नहीं भरूंगा। बात समझ आ रही? द नेचर ऑफ द इनकम और द सोर्स ऑफ इनकम इज डिफरेंट। यू आर नॉट डूइंग एनी एग्रीकल्चर एक्टिविटी बाय योरसेल्फ, यू आर इन्वेस्टर एंड यू आर गेटिंग डिविडेंड। तो डिविडेंड के ऊपर तो फुल इनकम टैक्सेबल हो जाती है, ये रेशियो नहीं लगता। आ रहा है समझ में? तो ये कोर्ट का डिसीजन वही आया और फुल अमाउंट को उसको टैक्स पे करना पड़ा। तो अच्छा केस है वो, ध्यान रखने वाला है।
बाकी कैपेसिटी टू स्यू वाले केस में कुछ नया नहीं बोला, रिपीटेशन है, और आई थिंक इसके साथ आपके केसेस कंप्लीट हो चुके हैं। तो चैप्टर नंबर 1 में जितने भी टॉपिक्स थे अपने विद केसेस अपन ने कंप्लीट कर लिए, तो ऐसा आपका रिवीजन भी हो गया। और सेकंड चैप्टर से फिर कल अपने कंटिन्यू करेंगे टाइप्स ऑफ कंपनी। आज के लिए इतना ही रखते हैं, नया टॉपिक है फिर अपने कल ही स्टार्ट करेंगे, ठीक है।